नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया से रह रहे होंगे। तो दोस्तों, आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है, लेकिन कुछ मीडिया इसको बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है और कुछ मीडिया यानी सोशल मीडिया के साथ साथ जो हमारी पत्रकारिता के क्षेत्र के बड़े बड़े चैनल हैं या समाचार पत्र हैं वो इस चीज़ को छुपा रहे हैं। तो इसी जैसा कि आप पीछे भी देख पा रहे हैं, चुनावी बॉन्ड विवाद है जो बहुत ज़्यादा चर्चित है। तो उसी के विषय में कड़ी बाई कड़ी से हम इन सभी चीज़ों को समझेंगे कि ये कहाँ से विवाद शुरू हुआ, कहाँ तक पहुँच गया है और इसके क्या परिणाम निकलने वाले हैं और हमारे लिए ये क्या लाभ दे सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, ऐसे कोई भी मुद्दे जो चर्चित खबरें और मुद्दे रहते हैं वो प्रतियोगिता क्षेत्र के साथ साथ जो अन्य लोग रहते हैं, जो सामान्य नागरिक हैं, जो जागरूक हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि समय समय पर जो भी प्रक्रियाएं चलती हैं, जो भी खबर रहती हैं, उनको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वो भी लोकतंत्र में रहते हैं, वो भी भारत के नागरिक हैं। तो इसी विषय में आज चर्चा करेंगे और सारी चीज़ों को बिल्कुल कड़ी से समझेंगे कि ये कड़ी कहाँ से शुरू हुई है और ये कहाँ तक जाने वाली है। तो शुरुआत करते हैं, चलते हैं। ये आज जो समाचार पत्र है पहले वहाँ से शुरू करेंगे और उसके बाद सारी प्रक्रिया को समझेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे, यहाँ आपको दिखाई देगा ये, यानी एसबीआई ने निर्वाचन आयोग को सौंपा चुनावी बॉन्ड से जुड़ा पूरा ब्यौरा। अब सबसे पहले एक बात हमें यह समझने की, चुनावी बॉन्ड है क्या। भाई सबसे पहले हम इस चुनावी बॉन्ड को समझेंगे और जब तक हम इस चुनावी बॉन्ड को नहीं समझेंगे तब तक ये हमें पूरा प्रोसेस समझ नहीं आएगा। तो ये आज समाचार पत्र की न्यूज है, ये एसबीआई के द्वारा दिया गया एक स्टेटमेंट है। तो दोनों चीज़ों को जानने से पहले सबसे पहले हम क्या चीज़ समझने वाले हैं, यानी ये जो चुनावी बॉन्ड है ये आखिर है क्या। सबसे पहले इस पर चलते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे, सबसे पहले चुनावी बॉन्ड को क्या कहा जाता है, इलेक्टोरल बॉन्ड भी कहा जाता है। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है भाई, इसको भी समझते हैं। यहां आप देखेंगे ये जो चुनावी बॉन्ड है इसको केंद्रीय बजट 2017 में जगह दी गई थी। अब क्या है, अब आप यहां से समझेंगे, इसको इलेक्टोरल बॉन्ड भी कहा जाता है। अब ये क्या है, चुनावी बॉन्ड में यानी कोई भी भारत की कंपनी या व्यक्ति कोई एक ऐसा बॉन्ड खरीदता है और वो बॉन्ड यानी किसको देता है, वो एसबीआई से खरीद कर कहां दे देता है, किसी राजनीतिक दल को दे देता है। कारण क्या था कि पहले लोग नकदी में राजनीतिक दलों को चंदा देते थे, तो सरकार ने क्या किया कि वो जो नकदी है उसको खत्म किया जाए, क्योंकि भारत सरकार इसके पक्ष में है। तो उन्होंने क्या काम किया, इसको डिजिटलाइज कर दिया। डिजिटलाइज का मतलब क्या है कि आप जो नकदी है ना वो चंदे के रूप में मत दीजिए, हमें उस नकदी को एक बॉन्ड खरीदिए और वो बॉन्ड किससे खरीदेंगे, वो एसबीआई से खरीदेंगे और वो एसबीआई से खरीदकर आप हमें दे दो और हम उससे चेक की तरह क्या कर लेंगे, भुगतान कर लेंगे। ठीक है जी। अब ये शुरुआत कहां से होती है, तो केंद्रीय बजट 2017 से इसकी शुरुआत होती है, जबकि इसको वास्तविक रूप से कहां से शुरू किया जाता है, 2 जनवरी 2018 से इसकी शुरुआत कर दी जाती है। अच्छा, अब समझे, अब ये कहां पर लिए जाते हैं, तो ये भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई जो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। अब ये बॉन्ड जो हो सकते हैं वो 1000 रुपए के, 10,000 रुपए के, 1 लाख रुपए के, 10 लाख रुपए के और 1 करोड़ रुपए के गुणक में बेचे जाते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि आपने 1 करोड़ रुपए क्या दिए, एसबीआई को दिए और एसबीआई ने आपको एक पेपर बॉन्ड दिया और आपने वो बॉन्ड कहां दे दिया, राजनीतिक दल को दे दिया। ठीक है जी। अब उसके बदले क्या करेंगे, राजनीतिक दल जो वो एक जो चेक है, जो बॉन्ड है, उसको लेंगे, बैंक में जमा करेंगे और वहां से वो वापस ले लेंगे। लेकिन अब चर्चा में क्यों है, चर्चा में रहने कारण है कि इससे किसी ना किसी स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने फैसला दिया है, उस पर भी आएंगे। लेकिन ये है क्या सारा मामला, ये मामला है कि जो बॉन्ड खरीदे जाते हैं वो गुमनाम तरीके से खरीदे जाते हैं। अब ये गुमनाम तरीका क्या है, यानी जो व्यक्ति बॉन्ड खरीदेगा उसका कोई भी नाम या किसी कंपनी का नाम नहीं दिया जाएगा। अब कैसे, अब आप देखेंगे, यानी इस तरफ यहां देखिए, किसी व्यक्ति या कंपनी की तरफ से खरीदे जाने वाले चुनावी बॉन्ड की संख्या पर कोई सीमा नहीं थी और इस प्रकार देखो यहां ये लाइन
इस पर दानकर्ता का नाम व अन्य जानकारी दस्तावेज पर दर्ज नहीं होती। यानी चुनावी बॉन्ड पर किसी भी कंपनी का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम दर्ज नहीं होता, जो ये एक प्रकार से आर्टिकल 19 फर्स्ट के क्लोज 1 में क्या करता है, उसका उल्लंघन करता है। इसीलिए यानी संवैधानिक बेंच ने क्या कर दिया, इसको असंवैधानिक करार दे दिया है। उस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले समझो कि 2017 का जो केंद्रीय बजट है उसके अनुसार सरकार ने 4 से 5 एक्ट में बदलाव किया। क्या बदलाव किया आप यहां देखेंगे। यानी जब इन्होंने चुनावी बॉन्ड योजना शुरू करी तो 4 अधिनियमों में संशोधन किया। वो 4 अधिनियम कौन से थे, क्योंकि उन पर पहले कुछ और प्रावधान थे, देखते हैं। सबसे पहले था लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, जो कब बना था, 1951 में बना था। यानी जो हमारे लोक प्रतिनिधि हैं, जैसे विधायक है या सांसद है या और जो भी प्रतिनिधि होते हैं उनके बारे में, उसमें इन्होंने संशोधन किया। उसके बाद में कंपनी अधिनियम 2013, हालांकि कंपनी अधिनियम कब बना था, 1956 में, लेकिन ये संशोधन है 2013 वाला। उसके बाद आयकर अधिनियम 1961, उसके बाद विदेशी योगदान विनिमय अधिनियम 2010, जिसको FCRA कहा जाता है, और उसके बाद वित्त अधिनियम के इनमें क्या किया, संशोधन किया, क्योंकि पहले प्रावधान और थे। अब आते हैं, ये तो बात आ गई यहां तक समझ में। अब इस प्रक्रिया को याचिकाओं के द्वारा कहां किया गया, सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि इस मामले को, यानी ये जो मामला है चुनावी बॉन्ड मामला, इसको असंवैधानिक करार दिया। अब क्यों दिया, इस पर देखिए, देखो यहां देखेंगे, उन्होंने कहा है कि आयकर अधिनियम की धारा 139, ठीक है जी, द्वारा संशोधित 29(1) की सी, वित्त अधिनियम 2000 धारा 2017 की 13(b) का प्रावधान दूसरा अनुच्छेद 19(a) का उल्लंघन है। यानी ये जो इन्होंने संशोधन किया, इस संशोधन के साथ इन्होंने कहा आयकर अधिनियम की धारा 139 द्वारा संशोधित धारा 29(1) फर्स्ट सी, वित्त अधिनियम 2017 द्वारा संशोधित धारा 13(b) के प्रावधान, यानी किसमें, 19 फर्स्ट का ए का उल्लंघन है, जिसमें क्या दिया गया है, आपको अधिकार दिया गया है किसी भी प्रकार की निजता का। यानी जो भारत का पैसा है, जो फाइनेंशियल है, उसको सभी के सामने उजागर किया जाए कि कितना पैसा राजनीतिक दलों के पास आ रहा है, कहां से आ रहा है, क्या प्रोसेस है, उस सबको सार्वजनिक किया जाए, ऐसा याचिकाकर्ता का कहना था। अब आगे, अब देखो ये मामला मैंने बताया, ये मामला ये हो गया। अब हाल फिलहाल में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर अहम फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने इलेक्टोरल बॉन्ड को क्या कर दिया, असंवैधानिक करार दे दिया है। यानी उसको क्या कर दिया, असंवैधानिक करार कर दिया। यानी जो योजना, यानी बजट 2017 में शुरू की गई थी, यानी उसमें घोषणा की गई थी, उसको शुरू किया गया था 2 जनवरी 2018 को, उसको असंवैधानिक करार दे दिया। आगे क्या कहा है, यानी शीर्ष अदालत ने चुनावी बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगा दी, यानी SBI कोई बिक्री अब नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट में CGI के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 जज की संवैधानिक पीठ। अच्छा, इसमें मैं थोड़ी सी टिप्पणी कर दूं, जब किसी मामले में 5 या उससे अधिक जज बैठते हैं तो उसको संवैधानिक बेंच कहा जाता है। ये आप समझ लेना, एक काम की बात है। आगे इसमें गुरुवार को फैसला सुनाएगा, यानी पिछली गुरुवार को। आगे आएंगे, शीर्ष अदालत ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 2019 से अब तक चुनावी बॉन्ड से जुड़ी पूरी जानकारी देनी होगी। यानी जब से बॉन्ड उसने बेचने शुरू किए हैं आज तक सारा ब्यौरा देना होगा, सारी जानकारी हमें देंगे। अच्छा जी, ये बात मैंने कहा दी। अब इसमें क्या है, शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि चुनावी बॉन्ड जारी करने वाला बैंक यानी SBI, चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने वाला राजनीतिक दल, यानी जिसको भी दिए, जैसे BJP हो सकती है, कांग्रेस हो सकती है, सपा हो सकती है, बसपा हो सकती है, या आम आदमी पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल है। आगे सुनो, चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों का विवरण प्राप्त सभी जानकारी जारी करेगा। यानी यह कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप सारी जानकारी क्या करेंगे, सार्वजनिक करेंगे। पहले तो SBI ने कह दिया कि जी हमारे पास समय कम है, थोड़ा समय बढ़ा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने मांगा था, उन्होंने कहा 6 मार्च तक आप इसको सबमिट कर दें, यहां डेट भी होगी। उन्होंने 6 मार्च तक भारत के चुनाव आयोग को सौंप देगा, लेकिन ये 6 मार्च तक इन्होंने दिया नहीं। ये भागे भागे सुप्रीम कोर्ट के पास गए कि जी हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं हो पाया डेटा, इसके लिए आप डेट दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई कि आप इसको मामले को सार्वजनिक कीजिए और 24 घंटे के अंदर सारा ब्यौरा निर्वाचन आयोग यानी EC को दीजिए, जिससे सारे मामले को सार्वजनिक किया जा सके। अच्छा, अब इन्होंने कहा, क्या कहा, फिर जो हमारा निर्वाचन आयोग है इसे 13 मार्च तक आधिकारिक वेबसाइट पर क्या करेगा, प्रकाशित करेगा, यानी 13 मार्च तक। अब यह मामला
पुनः वो गए सुप्रीम कोर्ट के, जी हम पे नहीं हो रहा ये, हम असमर्थ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 घंटे के अंदर आपको ये प्रक्रिया देनी होगी। यानी अब ये मामला 15 मार्च तक टिल कर दिया गया। यानी आज क्या है आपकी 13 मार्च, 13 मार्च में कह दिया गया आपको 15 मार्च तक देकर और निर्वाचन आयोग को जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर सारी चीजों का ब्यौरा देना पड़ेगा। ठीक, अच्छा जी, अब आगे आते हैं। लेकिन यह मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर लिया था, सुरक्षित। कब कर लिया था? नवंबर 2023 में। मेरी बात समझ लेना, ये नवंबर 2023 में सुरक्षित कर लिया था, लेकिन हाल फिलहाल में ये सुना दिया गया। अब ये मामला 6 मार्च तक आ गया है। ठीक है, ये बात समझ। अब इसमें केंद्र सरकार अपना क्या पक्ष रही है उसका भी पक्ष सुन लेते हैं। केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल यानी तुषार मेहता कह रहे हैं कि इससे क्या होगा, निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा। अब वो क्या पक्ष रख रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मान लीजिए किसी ने 100 रुपए दान में दिए, अब वो 100 रुपए जो दान में दे रहा वो अपना नाम उजागर करना नहीं चाहता, तो उसको आर्टिकल 21 के द्वारा निजता का अधिकार सरकार ने दिया है, वो उस पक्ष को रख रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि राजनीतिक दलों के पास जो चंदा आया वो कहां से आया, आप उसको दीजिए। तो मामला यहां टकरार पे, लेकिन मामला इनका भी सही है, लेकिन इसको समझ लेते हैं। लेकिन पारदर्शिता नहीं है भाई, उनका पक्ष मजबूत है, लेकिन पारदर्शिता लोकतंत्र की बहुत मजबूत नींव होती है। अब इसको समझिए, केंद्र सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। केंद्र सरकार का कहना है, क्योंकि उनका प्रतिनिधित्व सॉलिसिटर जनरल करते हैं, आपको पता है, जिनको महान्यायवादी कहा जाता है आर्टिकल 76 में। अब ये क्या करें, तुषार मेहता जो इस समय हमारे क्या है सॉलिसिटर जनरल, उनका कहना है कि योजना का फोकस गुमनाम सुनिश्चित करना नहीं है। यानी ये जो योजना है ना उसका मतलब क्या है, सुनिश्चित करना नहीं बल्कि गोपनीयता को सुनिश्चित करना। मतलब ये कह रहे हैं कि आदमी की गोपनीयता रखी जानी चाहिए, कि गोपनीयता है क्या, ये सरकार कह रही है। लेकिन अब इन्होंने क्या कहा कि निजता के अधिकार का, मौलिक अधिकार को मान्यता देने शीर्ष अदालत के 2019 के फैसले का, क्योंकि 2019 में कई ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट ने कहते हुए निरस्त कर दिए कि यह व्यक्ति का निजी मामला, यानी उसको निजता का अधिकार 21 के द्वारा दिया गया है, तो सरकार ने वो पक्ष दिया। अब उन्होंने तर्क दिया है कि दाताओं को निजता का अधिकार है, यानी जब तक की जानकारी वास्तविक सार्वजनिक हित का स्रोत न हो, इस मामले में यानी जानकारी पब्लिक ना की जाए। अगर कुछ ऐसा है तो जिनको दिक्कत है वो क्या जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं और जो चीज सार्वजनिक करनी उनको सार्वजनिक करा सकते हैं। वो किस माध्यम से, जैसे आरटीआई अधिनियम 2005 है, तो उसमें हम किसी भी चीज को जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मामला यानी ये सरकार का पक्ष है, ये सुप्रीम कोर्ट का पक्ष है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड है। हमने इन चीजों पर चर्चा कर ली। अब जो एक महत्वपूर्ण पहलू है जो हमें समझना है, अब इसको समझ लीजिए। अब यहां भी एक बहुत बड़ा पेचीदा मुद्दा है, ये क्या है, एसबीआई ने क्या किया है, यानी निर्वाचन आयोग को अपना डेटा तो दिया है सौंप, ठीक है जी। अब इससे क्या है, ये चुनावी बॉन्ड को यानी जो निर्वाचन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ये शो कर देंगे। लेकिन अब आप समझिए इसमें क्या है, एसबीआई ने क्या कहा, पहले एसबीआई की सुने, उन्होंने कहा है यानी 22,217 बॉन्ड खरीदे गए, किससे, एसबीआई से। आप बात ध्यान से समझना, बड़ी ध्यान की बात है। अब उन्होंने कहा इतने बॉन्ड खरीदे गए, लेकिन 22,030 बॉन्ड इन कैश करे गए, यानी जो बॉन्ड एसबीआई से खरीदे गए 22,217, लेकिन उनको देकर राजनीतिक दलों ने वापस पैसे कितने भुनाए, यानी 22,030। ये आंकड़ा है एसबीआई के द्वारा, एक स्टेटमेंट है। अब यहां क्या है, यहां समाचार पत्र में प्रकाशित है, इन्होंने कहा है मार्च 2018 से 30 बार जारी हुए 16,518 करोड़ के चुनावी बॉन्ड, यानी मतलब कहने का यह है कि बॉन्ड कितने थे जो खरीदे गए 22,217, लेकिन यह 30 बार जारी हुए और कितनी रकम है आप समझ सकते हैं, 16,518 करोड़ रुपए का चंदा राजनीतिक दलों को दिया गया है। आप समझ रहे हैं, भारत के लोकतंत्र में इतनी बड़ी रकम है कि आप समझ नहीं सकते कि राजनीतिक दल हारी हुई चीज को जीत सकते हैं, इतना बड़ा बाहुबल इसके माध्यम से दिया जा रहा है। यानी ये बहुत बड़ी रकम है जो 30 खेपों में दी जा रही है, 16,518 करोड़ रुपए, ये बड़ी ही बात है। अब लास्ट चलते हैं, लास्ट में अब क्या है, अब ये मामला ये है, एसबीआई ने क्या किया, जब फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने कह दिया कि भैया सारा डेटा
आप ईसी को दो, यानी निर्वाचन आयोग को दो। निर्वाचन आयोग उसको क्या डालेगा, ऑफिशियल साइट पर डालेगा, अपनी वेबसाइट पर डालेगा कि इतनी रकम इस व्यक्ति ने और इस राजनीतिक दल को दी है। अब राजनीतिक दलों के पास एक बड़ा मुद्दा हो गया, अब वो राजनीतिक दल उस रकम को दिखाएंगे कि वो रकम हमने उस जगह खर्च की, तो मामला पेचीदा होता जा रहा है। क्योंकि मैं आपको एक चीज और बता दूं, हाल फिलहाल में लोकसभा के चुनाव हैं। अब लोकसभा के चुनाव में एक सांसद अपने क्षेत्र में 70 लाख रुपए खर्च कर सकता है, एक रकम है। अब मामला यहां भी पेचीदा है, लेकिन यह मामला एसबीआई में ज्यादा इसलिए गरमाया हुआ है क्योंकि हाल फिलहाल में चुनाव की घोषणा होने वाली है, आचार संहिता लग जाएगी, तो सरकार कोई भी नया कदम नहीं उठा सकती। लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात यह होगी कि जो 15 तारीख को जो हमारे निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को दिए गए ब्यौरे को सार्वजनिक करेगा तो हाहाकार तब मचेगा। तो एक इसकी सेकंड कड़ी हम 15 मार्च को लेकर आने वाले, क्योंकि मजा तो उसमें होगा, क्योंकि विवाद उसमें ज्यादा बढ़ेगा। यानी भाई मामला सबसे ज्यादा बीजेपी को गया है, कांग्रेस को गया है, सपा बसपा आम आदमी पार्टी सबके लिए कितना कितना गया है। हालांकि मुद्दा बड़ा है, लेकिन एक बात मुझे यहां सभी से कहनी है, जो भी हमारे समाचार पत्र के जितने भी वक्ता हैं या जो भी समाचार पत्र को प्रकाशित करते हैं या जो भी मैं अपने माध्यम से कहना चाहता हूं, जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, चाहे वो छोटे हो सकते हैं बड़े, चाहे जो भी टेलीविजन के, उनको ये मुद्दे सार्वजनिक करने चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र के प्रहरी हैं, इनको चौथा स्तंभ कहा जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि किसी भी बड़े चैनल के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला है उसको ना तो जगह दी गई है, बस क्या दिया जा रहा है बार बार सीए। भाई वो ठीक है, लेकिन ये मामला बहुत ज्यादा जरूरी है, लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए कि उनकी रकम इस माध्यम से जारी। और एक बात, ये जितनी भी रकम है इस पर आयकर भी नहीं लगेगा, ये एक बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात क्या है कि अब 15 मार्च को देखना बाकी है कि इसकी ये अभी ट्रेलर है, जो फिल्म होगी वो 15 मार्च में होगी, कि उसमें पता लगेगा जब निर्वाचन आयोग ये सारी कुंडली जो एसबीआई ने सौंपी है निर्वाचन आयोग को, जब उसको प्रकाशित करेगा तो सारी चीजें तब क्लियर होंगी। लेकिन अगर ऐसे मामले कोई भी प्रकाशक या समाचार पत्रों के द्वारा, बल्कि ये ऐसी न्यूज थी जिसमें समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ पर ये न्यूज आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है। लेकिन आज हमारा लोकतंत्र जो है ये बिल्कुल सही दिशा में नहीं चला, ये बड़ी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो इसकी एक सेकंड पार्ट, यानी जिसको मूवी का नाम दे रहे हैं, उस पर जरूर चर्चा करेंगे 15 मार्च में। जैसे ही निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर चीजें डाली जाएंगी, हमारी तरफ से आपसे मुलाकात होगी। और इस प्रकार की खबरों से बने रहने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़ें। मैं इस प्रकार के खबरों को आप तक पहुंचाता रहूंगा, ऐसे मुद्दों को आपके लिए जागरूक करता रहूंगा। तो आपने इस बात को अंत तक सुना है, और अगर आप ऐसी वीडियो और चाहते तो एक बार कॉमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को और हमारे जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उनको फॉलो जरूर कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।